परिचय के मोहताज नहीं है नरेश सक्सेना जी। 86 साल की उम्र हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल होंगे उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी को लेकर के, उनके अतीत को लेकर के, उनके रचना को लेकर के। सहज है, लोग जानना चाहते हों, कुछ सवाल होंगे उनके पास। तो हम सीधे नरेश सक्सेना जी से बातचीत करें। नरेश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। आपका दौलती कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नरेश जी, हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपके जीवन की शुरुआत, ये 86 साल कैसे बीते, कैसे शुरुआत हुई इसकी? शुरुआत में ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद मुरैना नाम की एक जगह है, ज़िला है ग्वालियर से गुंडों का, डाकुओं का इलाका, डाकुओं का इलाका, चंबल का इलाका है जी। और वहाँ से भी करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह है जौरा अल्लाहपुर, और उससे भी 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ आसन नदी पर डैम है, बांध है। वो टूट गया था और मेरे पिता उसी के इंचार्ज थे, उसे बनवा रहे थे। तो मैं आसन नदी के किनारे मेरा बचपन बीता। 5 साल से 10 साल की उम्र तक मैं वहीं रहा। और वो सिंचाई विभाग का डाक बंगला था, चारों तरफ जंगल था, पहाड़ी के ऊपर वो डाक बंगला था और नीचे आसन नदी पर बांध था। आसपास न कोई घर था, न मीलों दूर तक कोई बस्ती थी, न कोई बच्चा था, न कोई स्कूल था। तो मैं 10 वर्ष की उम्र तक तो स्कूल ही नहीं गया। कभी कोई पूछता था, मिलने वाला, कभी कभी जौरा जाते थे हम मुरैना, कि बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अंकल नहीं पढ़ते। बोले नहीं पढ़ते माने किसी स्कूल में कहीं किसी क्लास में जाते होगे? हमने कहा कि नहीं जाते। तो पिताजी अंकल शब्द चलता था उस समय? अंकल शब्द चलता था? अंकल आजकल के हिसाब से आ रहा है, हो सकता है चाचा जी कहते हों। अच्छा। हाँ, तो वो कहते थे, अरे तुम्हारी उम्र कितनी है? पिता से पूछते, बोले 10 वर्ष। बोले 10 साल हो गए, इसको स्कूल में भर्ती नहीं कराया। वो कहते थे, भाई मेरी मजबूरी थी, मैं वहाँ पर बंदे पर पोस्टेड था आसन नदी पर, और ये मेरे साथ था। मैं इसे घर पर पढ़ाता रहा। बहरहाल एक हमारे घर के पड़ोस में एक हेडमास्टर साहब रहते थे हाई स्कूल के। तो उनको भी ये बात पता लगी कि ये तो स्कूल नहीं जाते। कितने बरस के हैं? बोले 10 बरस। तो बोले इनको 5वें में होना चाहिए। तो 5वें दर्जे के क्लास टीचर को बुलाया उन्होंने, राम बाबू माट साहब थे, कि भाई ज़रा सा इसकी हिंदी अंग्रेजी देख लो। उन्होंने कहा सर यहीं देख लेते हैं। हिंदी अंग्रेजी क्या देखना। तो खैर हमने फटाफट जवाब दे दिए। 5वें क्लास में भर्ती हो गए। भर्ती होते ही हमने टॉप किया अपने क्लास में। क्या बात? हाँ। क्योंकि हमारी हिंदी और इंग्लिश और गणित ठीक ठाक था, अच्छा था। तो 5वें से 8वें दर्जे तक हम मुरैना में अपना क्लास में टॉप करते रहे। उसके बाद ग्वालियर आ गए, हाई स्कूल ग्वालियर से किया। तो वहाँ भी हाई स्कूल में उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो हमारे घर वालों को लगता था कि ये बांसुरी बजाता रहता है, भाग जाता है सिनेमा देखने के लिए, ये फेल हो जाएगा, ये डर था। रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीज़न पास थे, अपने सेंटर से हमारी 3rd पोजीशन थी। बोले अरे ये तो बड़ा तेज लड़का है, बहुत सही है, इसको तो कहीं बाहर पढ़ने भेजो। तो बनारस भेज दिया हमको। ग्वालियर यानी इतना बड़ा शहर है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी बाद में हो गया था। सारे कॉलेजेस हैं वहाँ, कॉमर्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, लॉ कॉलेज है। ग्वालियर स्टेट सिंधिया एक बड़ी राजधानी थी। तो कहा बनारस पढ़ने चले जाओ, बनारस में सुना बहुत अच्छे। तो बनारस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक इंटरमीडिएट कॉलेज है वहाँ, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। उसका नाम भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिसाब से सेंट्रल हिंदू कॉलेज कामाख्या में।
और वहाँ ये जयंत नार्लिकर हैं, विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जो स्टीफन हॉकिंग के क्लास फेलो थे अच्छा। अमेरिका में। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा आपने। जी जी। विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिकों में से एक है। तो उनके साथ ये जयंत नार्लिकर हमसे सीनियर थे उसी कॉलेज में। तो वहाँ से सेंट्रल हिंदू कॉलेज से हमने पढ़ाई की। बहरहाल फिर जबलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, और ये जबलपुर से ही फिर ये हुआ कि पास करके यहाँ पर डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर अपॉइंटमेंट हो रहे थे। किस सन में? ये 1964 की बात है, 1964। तब ये राज्य सरकार से अलग बन का के बजाय निगम के तौर बन गया था। नहीं, बाद में बना। ये तो उस वक्त LSGD कहलाता था। जी जी। तो यहाँ पे हम असिस्टेंट इंजीनियर हो गए। हमारे साथ ही जो थे वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे, जूनियर इंजीनियर बनाते थे। अच्छा। और पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के बाद उन्हें कंफर्म करते थे असिस्टेंट इंजीनियर। यहाँ हमारे कुछ साथियों ने कहा, यार यहाँ डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर बना रहे हैं, तुम क्यों जूनियर इंजीनियर बनते हो? तो हम यहाँ आ गए। तो तब से ये समझिए लखनऊ हुई। शादी कब हुई? शादी 1970 में हुई। अच्छा, मतलब यहाँ आने के बाद? हाँ, यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर होने के बाद शादी हुई। और जबलपुर में बहरहाल जो हमारी पत्नी विजय जी, वो जबलपुर की थी। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हम पढ़ रहे थे, तो परिचय तो उनसे वहीं से था। लेकिन कुछ संयोग ऐसा होता है कि हम तो जबलपुर से मुलाकात तो थी उनसे, हम चले आए यहाँ। एक दिन अचानक वो कॉफ़ी हाउस में नजर आई। कहाँ? जबलपुर में? लखनऊ। अच्छा। तो हमने अचानक, अंदाज ही नहीं था, हमने कहा अरे ये विजय है। तो हम दौड़ कर गए। बोले हमें पता तो था नहीं है आपका, ये सुना था कि कॉफ़ी हाउस में साहित्यकार आते हैं। तो हम इसी पर बोलिए। तो हम कॉफ़ी हाउस आ गए कि शायद कहीं कुछ आपका आता पता यहाँ मिले। बहरहाल मुलाकात हो गई। ये आई थी इंटरव्यू देने आकाशवाणी का अनाउंसर का, और सीट जो वैकेंसी थी वो थी कहीं और, किसी और डिस्ट्रिक्ट की थी। लेकिन उनकी बोली और जो अनाउंसमेंट का जो उनका उर्दू का उच्चारण, हिंदी और इंग्लिश का उच्चारण इतना अच्छा था कि उन्होंने कहा वहाँ किसी और को भेज देंगे, इनको यहीं लखनऊ रख लेते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण उर्दू अल्फाजों का है वो बहुत अच्छा है। लिहाजा वो यहीं पे, हमारी बड़ी बहन को बहुत पसंद आई वो, तो उन्हीं ने ये रिश्ते की बात हम दोनों के बीच में की। कितने दिन में ये तय हो गया? ये तय होने में तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वक्त लगा इसमें कि उनकी माँ जो थी उस वक्त बहुत आर्थिक कष्ट में थी। अच्छा। और वो जबलपुर में थी। उनके खेत, ज़मीन, मकान सब तमाम सारे दुश्मनों ने क्या कहें, तो अकेली औरत थी। उन्हें तवाइफ के नाम से लोग जानते थे। उम्र हो चुकी थी, एक बड़ी गायिका रही थी अपने ज़माने की, लेकिन धीरे धीरे उनकी सारी प्रॉपर्टी पे, जैसे होता है जी जी, कि जो अकेली स्त्री रह जाती है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर तमाम सारे लोग जो हैं, अकेली नहीं, महिला पे जब भी कोई बातचीत होगी तो पहले उसमें असाल्ट शुरू हो, कब्जे करेंगे। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लिहाजा उनका सब डूब गया जो कुछ भी था। अब उनके पास पैसा नहीं था, लिहाजा वो टालती रहीं। हमारे बड़े भाई और बड़ी बहन गए उनसे कहने के लिए कि अपनी बेटी की शादी, बोले भैया हमारी इकलौती बेटी है, तो हाँ तो ज़रूर करेंगे और बहुत अच्छी बात है, तो इंतज़ाम करने में कुछ वक्त लगेगा, तो रिश्तेदारों से पूछेंगे। बहरहाल वो 1-2 साल
लटकाए नहीं। जानबूझ के? हाँ। आर्थिक मजबूरी की वजह से या कोई दूसरा? नहीं, वो मजबूरी की वजह थी और जल्दी से वो निर्णय लेती नहीं थी। जी, अब उनका जीवन बीत गया था धोखे खाते हुए, जी, लिहाजा वो शक्ति बहुत थी। तो वहाँ पर भवानी प्रसाद तिवारी मेयर थे जबलपुर के, उनको राखी बांधती थी, तो उनसे पूछने के लिए चली गई। जब विजय ने उनसे कहा कि ये बार बार आते हैं अम्मा, या तो मना करो या हाँ करो, तो उनके पास चली गई कि भैया एक रिश्ता आया है, तो बताइए तुम्हें कौन है लड़का? बोले वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्या नाम है? नरेश सक्सेना। अरे वो तो बहुत अच्छा लड़का है, तो उसमें क्या सोचना है, शादी कर लो। अब उनको ये शक हो गया कि कहीं हमारी बेटी ने पहले से ही इनको ना साउंड कर दिया हो कि अम्मा पूछें तो कह देना बहुत अच्छा लड़का है। बोली आपको कैसे पता? अरे बोले वो हमको पता है, हमारे पास आता जाता रहता है। बोले वो वहाँ रहता है 10 किलोमीटर दूर इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में, जब वो था यहाँ पे। आप हैं तिवारी, वो है कायस्थ लड़का, आपका उसका क्या संबंध रहा होगा? हमने कहा अच्छा देखो, मानती नहीं हो तो अपने बेटे से कहा कि जो प्रहरी में नरेश की कविताएं छपी हैं जरा निकाल लाओ। प्रहरी के संपादक थे वो, लेकिन वो मिला नहीं अंक। तो बोले कि तुम हम पे शक कर रही हो, अच्छा परसाई जी की बात मानोगी, उनका यकीन करोगी? तो बोली हाँ परसाई जी का यकीन करेंगे। तो परसाई जी को बुलवाया गया। परसाई जी जैसे ही आए, खड़े खड़े ही थे कि भवानी प्रसाद तिवारी ने कहा क्यों परसाई, ये नरेश कैसा लड़का है? बोले कौन नरेश? अरे बोले वो तुम्हारे पास आता है, कविताएं लिखता है। बोले क्यों, क्या किया उसने? अरे बोले किया नहीं, करने वाला है। क्या करने वाला है? बोले वो विजय से शादी करने वाला है। वो समझ गए, बेनी भाई बैठी थी, उनको भी जानते थे वो, सीधे उनकी तरफ पलट गए। बोले देखो बेनी भाई, लड़की और लड़का दोनों अपने पाँव पे खड़े हैं, अब तुमसे पूछ रहे हैं तो तुम अपना दिमाग दिखा रही हो। वो तुमसे बिना पूछे कर लेंगे तो, और अगर तुमने कोई अड़ंगा लगाया तो मैं करवा दूंगा। तो बोले तो फिर आप जिम्मेदार होंगे? तो परसाई जी ने कहा हाँ क्यों नहीं होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। तो बोले शादी के कार्ड पे आपका नाम छपेगा फिर? बोले ठीक है, छपवा देना हमारा नाम। तो भवानी प्रसाद तिवारी बोले कि भाई हमारा नाम भी छपवा देना। तब तक जबलपुर के एक बहुत माननीय पत्रकार थे खरे जी, तो वो साहित्यकार भी थे और प्रकाशक भी थे। वो आ रहे थे, शाम का वक्त था, तो उन्होंने कहा भाई कहाँ आप लोगों के नाम छप रहे हैं, हमारा भी छपवा देना। अरे मोहल्ले का? तो बहरहाल वो 3 नाम, हमारी शादी का कार्ड जब छपा लड़की वालों की तरफ से, तो उसमें हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद तिवारी और खरे जी का नाम था। मतलब व्यंग्य का थोड़ा चुटीला व्यंग्य का अंश रहा उसमें। तो वो बहरहाल वो शादी जैसी हुई, हमारे घर के लोग सिर्फ बहनें हमारी गईं और हमारे बड़े भाई और घर का कोई आदमी, रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं थे शादी में। ज्ञान रंजन थे, रविंद्र कालिया थे, हमारे कॉलेज के दोस्त थे, जबलपुर के मिलने वाले दोस्त वगैरह थे। तो वो तमाम सारे लोग थे, क्योंकि हमारे बड़े भाई ने, उनको कोई और नहीं था, एतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पास पता नहीं कि इंतज़ाम है बारात को खिलाने का कि नहीं, हम यहाँ से ले जाएं 100 आदमियों की बारात, आना जाना रहना ठिकाना खर्चा ये सब करें,
और वहाँ पता लगे कि वो मुसीबत में फंस गई, तो इसलिए तुम खुद ही कराओ। और रिश्तेदार वैसे ही नाराज़ हैं, हम जाएंगे तो हमसे भी नाराज़ हो जाएंगे, तो हम कह देंगे भाई वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, हम नहीं गए। तो न घर वाले आए न रिश्तेदार आए, सिर्फ हमारे साहित्यकार मित्र थे विनोद कुमार। साहित्यकार में और इंजीनियरिंग में दोनों में कैसे सामंजस्य हुआ? नहीं, वो तो हम शहर आते जाते थे, और परसाई जी के पास तो हफ्ते में 3-4 दिन आना ही होता था। वो तो एकदम से ऐसा हुआ, काया पलट हमारा हुआ। परसाई जी के पास कोई भी बड़ा साहित्यकार जबलपुर में आता था, जैसे कि नामवर सिंह आएंगे तो परसाई जी के घर आएंगे, मिलेंगे उनसे। तो कोई भी बड़े साहित्यकार, मुक्तिबोध आएंगे तो परसाई जी से मुलाकात करने आएंगे, तो हमारी भी मुलाकात उनसे होगी। श्रीकांत वर्मा उस वक्त वहाँ थे, बिलासपुर दिल्ली में थे। तो जो जिनसे हमारा श्रीकांत वर्मा या मुक्तिबोध या नामवर सिंह या दूसरे साहित्यकार जो भी जबलपुर आए, उनसे हमारी मुलाकातें वहाँ होती रहीं। अतः हम 19-20 साल के थे। तो हमारा जो वैचारिक स्तर पर साहित्यिक जो दीक्षा हमारी हुई वो जबलपुर में ही संभव थी। और उसके बाद जब हम यहाँ आए, उससे पहले हम हरिमुख में, कल्पना में, ज्ञानोदय में हमारी रचनाएं छप चुकी थी। नहीं, हमारा प्रश्न ये था वैसे कि तकनीकी पढ़ाई की आपने और अभ्यास किया साहित्य और कविता पर, ये कैसे एक साथ होता है? तो भाई इम्तिहान तो इंजीनियरिंग का भी दिया हमने, इंजीनियरिंग भी पास की, और यहाँ तो कोई परीक्षा होती नहीं है, बस यही देखा जाता है कि बड़ी पत्रिकाओं में छप रहे हैं तो साहित्यकार मान लिए जाते हैं। दोनों नाव में पैर रख करके? दो एक ही नाव है। अच्छा। ये एक भ्रम है कि विज्ञान का कोई विरोध है क्या? विज्ञान के बारे में आइंस्टाइन ने कहा है कि ज्ञान से बड़ी चीज होती है कल्पना। कल्पना के बिना सृजनात्मकता होती नहीं, कल्पना के बिना कोई बड़ा स्वप्न देखता नहीं है, कल्पना के बिना बड़े प्रश्न दिमाग में आते नहीं। तो दूसरी बात, विज्ञान का, असल में विज्ञान को इतना दूर कर दिया गया हमारी भाषा से। गुलामी की भाषा है जो हम, ये हमारी भाषा जो है ज्ञान की भाषा है नहीं। जिस भाषा में विज्ञान पढ़ाया ही नहीं जाता, टेक्नोलॉजी पढ़ाई ही नहीं जाती, वो भाषा ज्ञान की भाषा है क्या? वो कौन सी भाषा है जिसमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी और दूसरे ज्ञान की जो दूसरे अनुशासन है वो पढ़ाए ही नहीं जाते? तो जो पौराणिक गाथाएं होती हैं, कपोल कल्पित जो होती हैं, हाँ, ये इसको किस तरह से देखेंगे आप? तो सिर्फ कल्पना से ही हो जाएगा, सिर्फ कल्पना से मात्र से हो जाएगा। कल्पना को सिद्ध नहीं करेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता, उसके लिए तो लेबोरेटरी में फिर जाना पड़ता है। ये क्वांटिफाई करती है, ये कंप्यूटराइज करती है। विज्ञान कंप्यूटर सिर्फ कपोल जीवन ये नहीं होता कि शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया। गणेश तो बच्चा था, छोटा तो 5 साल का, उन्होंने अपने मैल से बनाया था। पार्वती जी ने, कथा तो ये है ना, कथा पे जाइए। तो कथा क्या कहती, छोटा सा बच्चा खड़ा कर दिया कि बेटा किसी को आने मत देना। अब बच्चे का सिर काट दिया। सिर कटा तो गर्दन कितनी सी होगी एक छोटे से बच्चे की? इतनी सी गर्दन होगी। सिर काट लाया हाथी के बच्चे का, उसका डायमीटर कितना बड़ा होगा? हाथी के बच्चे का डायमीटर इतना बड़ा होगा, छोटे से छोटा बच्चा होगा तो भी, और आदमी का बच्चा होगा तो उसका डायमीटर इतना, सर्किल इतना बड़ा होगा। अब इतने से सर्किल पे इतना बड़ा कैसे हुआ? कैसे लगा देंगे आप? और अगर आप इतने मतलब बड़े डॉक्टर थे कि लगा देंगे साहब, तो उसी का कटा लगा देते, उसका उसी को नहीं लगा। तो यहाँ हमारे यहाँ जो कल्पना है, कल्पनाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते।
ये करना ही नहीं चाहते और आत्मसात नहीं करना नहीं नहीं, वो झूठ बोलते हैं। असल में करते क्या है कि मंदिर बनाएंगे और पत्थर की मूर्ति लगा कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब पंडित जी के पिताजी की मृत्यु हो गई तो हमने कहा प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए इनमें। आप तो पत्थर में कर लेते हैं, आप इंसान में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करवा रहे? रो क्यों रहे हैं पंडित जी? प्राण प्रतिष्ठा करवा दीजिए। ये क्या होता है कि विज्ञान सिद्ध करता है, सिर्फ कल्पना पर नहीं रहता। बिल्कुल। और जो बड़ी कल्पनाएं हैं, जो साहित्य की और कलाओं में जो बड़ी कल्पनाएं हैं, वो विज्ञान के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो विज्ञान भी नहीं होगा। नहीं होता। और कल्पना अगर नहीं होता तो बोसोन और क्वेंटन के बाद बोसोन नहीं आ पाता। लेकिन अगर बोसोन नहीं लाने की क्षमता आपके पास है, आपके पास वो लोग ही नहीं हैं, तो फिर ये कपोल कल्पनाएं जो हैं वो मजाक बन के रह जाएंगी, ऊट पटांग हो जाएंगी। शिव पुराण पढ़िए तो वो हास्यास्पद है कि शिव जी अपना लिंग हाथ में लेके घूम रहे थे और मुनि मुष्टि प्रहार कर रहे, उसको काट दिया लिंग को, और उन्होंने कहा अब ये लिंग तो मतलब बवाल कर देगा, तो किसी की योनि में उसको स्थापित करना होगा। तो बोले वो पार्वती की योनि में ही स्थापित हो सकता है। अश्लील कथाएं हैं, मतलब क्या कहें उनको। नहीं, इसके साथ ही साथ एक चीज बता दी है जिस पे आप पहले बता चुके हैं कि ये इकलौता सृष्टि का, पूरी दुनिया का पहला देवता है जो स्त्री और पुरुष एक साथ स्थापित करता है। हाँ, ये आपने बताया था जी, इसको व्याख्या दे दीजिए। हाँ, है तो सही। स्त्री और पुरुष के एक होने के बिना, इस कल्पना के बिना, आप ये देखिए ना कि शिव की जो मुद्रा आपने देखी होगी उसमें एक ही पांव जमीन पे होता है, एक पांव तो अधर में होता है। ये नृत्य मुद्रा है। इस नृत्य के बिना, इस लास्य के बिना, और लास्य बिना स्त्री के आपको प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि जो जन्म देती है, सृजन करती है बच्चे को, उस बच्चे के प्रति जो ममता होती है, संसार के प्रति जो ममता है, वो स्त्रियों में है। तो ये स्त्री और पुरुष का जो संयोग है वो परिकल्पना बहुत बड़ी कल्पना है निश्चित रूप से। लेकिन फिर वही बात है कि कल्पना ही कल्पना रहेंगे और उसे कॉन्क्रिटाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको वो कल्पनाएं पतन में ले जा सकती हैं, बल्कि कर चुकी ही रही हैं, काफी कुछ ले जा चुकी हैं। हम कितने पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 75 साल में आज़ाद हुए, 75 साल दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश है, और 75 साल में एक भी नोबेल प्राइज नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश, और 75 साल हो गए, 100 साल हो जाएंगे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। हाँ, हम शिव का जो अर्धनारीश्वर का है उसको हम लिंग स्वरूप को हम शिष्ण में कन्वर्ट कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, और अणुव्रत उसका जो गुण है उसको हम उसका विलोम कर देंगे। आप बहरहाल धर्म के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता। इस तरह की चीज़ें जानता हूँ कि वो जब आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी भ्रमण करती है तो सब टूट पड़े। पृथ्वी भ्रमण कर, दिमाग खराब हो गया, पृथ्वी भ्रमण करती, अरे पृथ्वी अचला है। वेदों में क्या लिखा है? वेदों में लिखा है कि सूर्य जो है पृथ्वी को चारों ओर से प्रकाशित करता है। अब चारों ओर से प्रकाशित करेगा, अचला तो वो है, तो तुम तो घूमोगे चारों तरफ। जो दिखता था कि घूमता है सूर्य, चारों तरफ से कैसे प्रकाशित कर दोगे? ऊपर ऊपर प्रकाशित करोगे, नीचे का तो रह जाएगा, तो घूमोगे। ये लिखा है वेद में, पढ़ लीजिएगा। ऋग्वेद में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी को चारों ओर से प्रकाशित करता है, जबकि वो अपनी जगह स्थिर है। चारों ओर से कैसे पृथ्वी को घूमना पड़ता है? तो खैर, आपकी पहली कविता क्या थी? आप विज्ञान से परेशान हो गए। देखिए, एक बात और मैं कह दूं, उसके बाद विज्ञान से अपन हट जाएंगे जी। 2 बातें कह दूं। नोबेल प्राइज भारत में नहीं आए ऐसा नहीं था, आए। सीवी रमन को मिला कि नहीं मिला? चंद्रशेखर को मिला कि नहीं मिला? शास्त्री जी इनको मिला। हाँ, बोसन का बोस का नाम लिया, एस.एन. बोस, जिन्होंने आइंस्टाइन के साथ जाके काम किया था, उनका नाम आपने खुद ही लिया। ये कैसे पैदा हो गए? तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और इंग्लिश मीडियम का गुलाम नहीं हुआ था। इसको ध्यान कर लीजिए। तब हमारी भाषाएं आज़ाद थी। इन आज़ाद भाषाओं में ही
लड़कर हमने अपने देश को आज़ादी दिलाई। उसके बाद हमारी भाषाएं अंग्रेजी की गुलाम हो गई। अब ज्ञान से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना हो सकता है। हमारे बच्चे रटी हुई परिभाषाएं पढ़ते हैं, तो रटे हुए ज्ञान में तो रटी हुई कल्पना ही आए, रटी हुई भाषा ही आएगी ना। रटे हुए दिमाग के पास रटे हुए शब्द आएंगे नहीं। और अब तो झूठ का दौर आ गया है, उसमें तो और असंभव वो तो आना ही था। जब ये पतन शुरू होगा, भाषा के स्तर पर जब पतन शुरू होगा हमारा, हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान खत्म। और 8वें दर्जे में 9वें दर्जे में जब हमने पढ़ा कि पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये 9वें दर्जे में हम पढ़ रहे थे, पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता। अरे कांच का गिलास हम इसे तोड़ देंगे, तोड़ दो, कांच तो है। बोले उनको उसको पीस देंगे, तो पीस दोगे तो कांच का चूड़ा तो रहेगा। क्या करोगे तुम इसका? नष्ट कैसे करोगे? आग में डाल दोगे, पिघल के बह जाएगा, फिर जम जाएगा। ये नष्ट नहीं होगा। पदार्थ को नष्ट कर ही नहीं सकते, पदार्थ को पैदा भी नहीं कर सकते। अरे हमने तो सुना था आत्मा अविनाशी है, तो कहें पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते। ये पहला झटका जब मिलता है आपको, ये 9वें दर्जे में ही, क्योंकि अपनी भाषा में हम पढ़ रहे थे 9वें दर्जे में। हाई स्कूल में हमको हिंदी में पढ़ाई जा रही थी, विज्ञान हिंदी में पढ़ाया जा रहा था। जैसे ही वो अंग्रेजी आता है, रटना शुरू हो जाता है। बच्चा रटता है और जानता कुछ नहीं। क्या जानता है? रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होता है। सारे भारतीय जानते हैं क्या रिएक्शन होता है, वो है क्या? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट भूल गए? टू एवरी एक्शन, मैं आपको प्यार करूंगा, ये एक्शन है। अपोजिट रिएक्शन क्या होगा? घृणा करेंगे आप। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये वस्तुओं के बारे में नियम है, मनुष्यों के बारे में नहीं है, जो हमारे सारे एमपी और मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बोलते घूमते हैं। मूर्खतापूर्ण वाक्य बोलते हैं। सब एक्शन है तो रिएक्शन तो होगा। काहे का रिएक्शन होगा भाई? वो वस्तुएं करती हैं रिएक्शन, तो इक्वल एंड अपोजिट करती हैं, आप करो। मनुष्य के अंदर ये क्षमता है कि वो प्रेम के बदले प्रेम करे या प्रेम के बदले घृणा करे। वस्तुएं ये नहीं कर सकती। ये नियम वस्तुओं के लिए। पहला नियम किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आप जितने इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, उनसे पहला नियम पूछे ना, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो जवाब नहीं दे पाएंगे। पहला नियम गति का, एवरी बॉडी continues in its state of rest or of motion until and unless an external force is applied to it। बोल ही नहीं पाएंगे वो। एवरीबॉडी माने हर आदमी, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी नहीं, एवरीबॉडी ये है, ये एवरीबॉडी है, इंसान नहीं है। और अंग्रेजी में मैंने बोल दिया, क्या बोला आपको पता लगा? मैं दोबारा बोल देता हूँ। Everybody continues in its state of rest or of motion until and unless an external force is applied to it। अब बता दीजिए क्या कहा? ये तो आमिर खान ने किया था। नहीं बता पाएंगे, अंग्रेजी तो आती है ना आपको, फिर बता क्यों नहीं पा रहे? और हिंदी में बताऊंगा तो जिंदगी को भूलेंगे ही नहीं। चलती हुई चीज़ें चलती रहना चाहती हैं, रुकी हुई चीज़ें रुकी रहना चाहती हैं, जब तक कि कोई ताकत उनको ऊपर ना लगाई जाए। ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, पड़ा रहेगा ऐसे। जब तक कोई ताकत लगाओगे तो खिसकेगा। और अगर बॉल लुढ़का दी और फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे, हवा का फ्रिक्शन है, सरफेस का फ्रिक्शन है, वो चलती चली जाएगी अनंत काल तक। ये उसकी प्रकृति में है। विज्ञान के बारे में बहुत गलतफहमियाँ हैं और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि आप इंजीनियरिंग के साथ साथ, चूँकि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था इसलिए साहित्य के बारे में, कविता के बारे में मेरे विचार जो हैं वो, मैं यही कहूँगा कि वो बहुत रेशनल है। बिल्कुल। और वही उसी वजह से मूर्खतापूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत साजिश के तहत ऐसा लगता है कभी। ये सवाल आप, अब मैं खैर ज़्यादा बोलूँगा नहीं।
उसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं। मुक्तिबोध को अगर आप पढ़ेंगे ना, मुक्तिबोध क्यों बड़े हैं, मुक्तिबोध लोकप्रिय नहीं है, लोक में व्याप्ति नहीं है उनकी कविताओं की, लेकिन उनको अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि 1964 में तो उनकी डेथ हो गई ना, 1964 में मृत्यु हो गई, लेकिन ब्लैक होल पे कविता लिख के मरे वो। और ब्लैक होल की टर्म जो थी वो वैज्ञानिकों के बीच में ये बहस चल रही थी उस ज़माने में कि इसको कहा क्या जाए, ये तारा जो बुझ चुका है, और बुझ चुका है, एनर्जी भयानक उसके अंदर पैदा हो गई है, अग्नि उसकी समाप्त हो गई, सिकुड़ करके इतना सिकुड़ गया है, भयानक उसके अंदर आकर्षण शक्ति पैदा हो गई, और वो किसी भी चीज़ को अपने क्षेत्र में आके खींच लेता है। तो अब इसको क्या कहा जाए, तो ये 1965 में तय हुआ एक मत से कि इसको ब्लैक होल कहा जाए। और कृष्ण विवर नाम की कविता मरने से पहले 1964 से पहले ही लिखे, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे तो ब्लैक होल होता है। तो ऐसा नहीं था कि उनके यहाँ आप गद्य में पढ़ेंगे तो पता लगेगा, प्रश्न उनके यहाँ इस तरह के हैं कि अंतरिक्ष का आकार क्या है। इसी पर आइंस्टाइन काम कर रहे थे, व्हाट इज द शेप ऑफ द यूनिवर्स, इस पर कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे मुक्तिबोध नहीं, आइंस्टाइन। और मुक्तिबोध के गद्य में मिलेगा कि स्पेस का आकार क्या है। वो ये भी कहते हैं कि हमें तो लगता था कि अनंत है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये शांत है, क्योंकि 1932 में हबल ने ये सिद्ध किया या कहा कि अंतरिक्ष फैल रहा है। अंतरिक्ष अनंत है, फैल का कैसे रहा है, फैलेगा कहाँ वो तो खुद ही अनंत है। उन्होंने कहा नहीं, अनंत नहीं, फैल रहा है। तो बोले फिर वो उसका अगर कोई सीमा है तो टकराते क्यों नहीं है, वो गोल है, आप घूम जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अंतरिक्ष में। बहरहाल ये तमाम सवाल मुक्तिबोध के यहाँ आपको मिलेंगे, लेकिन पढ़े नहीं जाते, डिस्कस नहीं किए जाते, क्योंकि वो विज्ञान है और विज्ञान से साहित्य का कोई संबंध नहीं है हमारे यहाँ। उनका एक है ना, एक पाँव रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं, और मैं उन सब पर से गुजर जाना चाहता हूँ। ये कविता कहाँ से आती है? जो क्वांटम फिजिक्स है वो ये कहती है कि एटम और एटम से छोटी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूटन के नियमों का, गति के नियमों का पालन नहीं करती। अब एक एटम को रिलीज कर दीजिए तो उसके पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अनंत पथ हैं, कहीं से भी होकर जा सकता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, वो तो बीच में नहीं पकड़ सकते। उसने कहा अनंत पथों पर एक साथ पाया जा सकता है। अरे ये क्या बात कह दी? स्टीफन हॉकिंग की किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा, यही लिखा हुआ मिलेगा कि देयर आर इनफाइनाइट पाथ्स फॉर एन एटम और इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इट कैन बी फाउंड ऑन ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली। सभी पथों पर एक साथ पाया जा सकता है। अरे अंतिम लाइन है उसकी स्टेटमेंट की, इट सीम्स एज इफ दिस इज क्या कहते हैं उसको, कपोलकल्पित है ना, साइंस फिक्शन, एज इफ दिस इज साइंस फिक्शन बट इट इज नॉट। ये कविता वहाँ से आती है, एक पाँव रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं और मैं उन सब पर से गुजर जाना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि ये तो आप आरोपित कर दिया आपने। आरोपित कुछ नहीं कर रहा मैं। ब्रह्म राक्षस का शिष्य आप पढ़ेंगे तो ब्रह्म राक्षस के शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जिस इमारत में, भुतैली इमारत में जाता है, उसमें गुरु है कि पहली मंजिल पे नहीं है, दूसरी पे नहीं है, तीसरी पे नहीं है। अरे तीसरी मंजिल बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो मिलता है उसको 8वीं मंजिल पे। तीसरी मंजिल तो त्रिदेव की मंजिल है, भूत भविष्य वर्तमान की मंजिल है, वहाँ नहीं मिलता। 5वीं मंजिल बड़ी इम्पोर्टेंट है, पंचतत्व की
लेकिन वहाँ भी नहीं मिलता, वो 7वीं मंजिल पे भी नहीं मिलता, वो मिलता है 8वीं मंजिल पे। तभी 8 की संख्या तो बड़ी विचित्र है, क्यों आपका जो शरीर है वो 8 तरह से ही मुड़ता है। आपका दिमाग जो है, जो खोपड़ी है, उसमें 8 हड्डियों में ही वो सुरक्षित रखा हुआ है। ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये ऑक्सीपिटल है, 2 हड्डियाँ हैं, ये सब 8 हड्डियों में सुरक्षित है। 8 की संख्या अष्टावक्र सुना होगा, वो 8 जगह से ही मुड़ सकते थे, 8 जगह से टेढ़े हो गए। ये 8, वो जो एक उसके अंदर एक हाथ है जो बढ़ता चला जाता है, और वहाँ से जो उनका शिष्य की वो पूरी हो गई थी दीक्षा, तो उस दिन वो खिचड़ी बना के बैठा, तो बोले अरे गुरुजी मैं, बोले बैठो, बोले वो घी की कटोरी भुलाया हूँ, बोले मैं आज मैं उठा लेता हूँ। हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ता चला गया, अब जो शोर से जा करके कटोरी उठी। अब ये कटोरी का उठाना जो है, जो कलाई है ना, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, ये 8 जो है व्याप्त है उसमें, इसलिए वो 8वीं मंजिल पे मिला। आप कहेंगे कि आप फिजियोलॉजी ले आए कहाँ से, इसमें एनाटॉमी कहाँ से ले आए? भाई वो है तो मैं ले आया, मैं क्या करूँ? अष्टावक्र आप ही के यहाँ कहते हैं ऋषि को, कृष्ण को भी अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि वो बांसे बजाते थे। तो ये उंगली 3 जगह से मुड़ सकती है, चौथी जगह नहीं मुड़ सकती। ये कलाई यहाँ से मुड़ सकती है बस, फिर ये यहाँ से मुड़ेगी, बीच में नहीं मुड़ सकती, फिर ये यहाँ से मुड़ेगी, फिर आपकी पीठ झुक जाएगी, गर्दन मुड़ेगी, खत्म। ये 8 हैं, 8 जोड़ हैं मेन, 8 से ही मूर्ति। खैर, तो ये बहरहाल ये सिलसिला हो गया कि विज्ञान का क्या रिश्ता है, तो बहुत बड़ा रिश्ता है। साहित्य में जिस आपने कविता शुरुआत की, साहित्य का दूसरे से कहानी उपन्यास पर कभी तो हाथ डाला आपने? हाँ डाला है, ऐसा नहीं है। क्या? मेरी 5 कहानियाँ ये किताब प्रकाशित है, और मेरी आदत में नहीं है कि मैं जल्दी से उसको विमोचन करा दूँ और उसे उस पर डाल दूँ फेसबुक पे और ये वो। हालांकि वो छपी है, और 5 छपी हैं साइकिल में। साइकिल बच्चों की पत्रिका है, भोपाल से निकलती है। 5 कहानियाँ उसमें छपी हैं और उन्होंने किताब प्रकाशित कराई है। लेकिन आपकी जो जोर है आप कविता पर? हाँ, क्योंकि कहानियाँ प्रकाशित नहीं कराई हैं। पुस्तकें भी कहाँ हैं, मेरी 2 किताबें हैं आज तक कुल जीवन में। हमारी उम्र छोड़िए, जो 30 साल का बच्चा है उससे कहिए 3-4 किताबें बता देगा अपनी। तो विधा आपको कौन सा बोलना ज़्यादा आपको लगता है, कविता लगती है या कहानी? कहानी तो आपने थोड़ा छोटा कर दिया इसको, बोलने भी बहुत अच्छा है, कविता भी बहुत अच्छी करते हैं, दोनों में सबसे अच्छा क्या है? कविता इतना आसान नहीं है जितना आसान बोलना है। लेकिन आप बहुत सरल हैं और आक्रोश से दूर हैं, मृदु भाव है आपका, मुस्कुरा रहते हैं, गुस्सा कभी नहीं आता? गुस्सा करके क्या करेंगे, खींचते होंगे। देखिए, इतनी कमियां हमारे मनुष्य के अंदर होती, इतनी गलतियां वो करता है और इतनी कमियां उसके अंदर होती कि दूसरों की गलतियां क्या देखे, वो अपनी ही देखे। वो एक जीवन में तो बहुत बड़ी बात है, दूसरों की गलतियां क्या देखे। थोड़ी बहुत अपनी गलतियां ही देखता रहता हूँ। 30 साल तक विजयनरेश जी के साथ आपका? 30 साल में शादी हुई मेरी। 30वें बरस मेरी थी, वो 27 बरस की थी और मैं 30 बरस का था, तो शादी हुई। वो भी फिल्मों पर बहुत काम किया उन्होंने। हाँ, उनको जौनपुर बाबर भी उन्होंने बनाया। शादी के बाद मैंने उनको फिल्म इंस्टीट्यूट भेजा पढ़ने के लिए। 3 साल फिल्म इंस्टीट्यूट में रख के, हॉस्टल में रख के पढ़ाया है मैंने 3 साल। तो आप पृष्ठदाता और संरक्षक के तरीके से रहे? ऐसे थोड़ी था, और मुझसे बड़े पदों पर पहुंची हूँ जी। हाँ, मॉरिशस में रहे? मॉरिशस में नहीं थी, सूरीनाम में। सूरीनाम। हाँ, और उनको ऑफर तो था, वो मॉस्को भी जा सकती थी, क्योंकि इंडियन कल्चरल सेंटर 5-6 जगहों पर थे, जिसमें मॉस्को भी था, सूरीनाम था और भी कुछ जगह थी। तो सूरीनाम चूँकि हिंदी भाषी था,
इसलिए उनको कहा ठीक है सूर्य ईटीवी में भी आप निदेशक रही? ईटीवी में डायरेक्टर थी। यहाँ पे जब लौट के आई तो यहाँ ईटीवी में डायरेक्टर थे। कविता के बारे में, आपके बारे में कहा जाता है कि आप लयबद्ध आप लिखते हैं बोलने के स्तर पर, लेकिन छंद मुक्त होते हैं। ये मैं दोनों में लिखता हूँ, छंद में भी लिखता हूँ। ज़्यादा पसंद क्या करते हैं? छंद कठिन है, छंद में अच्छी कविता लिखना कठिन है। लेकिन जंगलों के मतलब पक्षियों की और जानवरों की स्वर भी अपने आप पे छंद मुक्त नहीं होते हैं, और उसको छंद युक्त कर पाना थोड़ा दिक्कत तलब होता है। दो चीज़ें हैं। एक तो छंद होता है जिसमें एक बराबर का स्ट्रक्चर होता है, मात्राएं बराबर होती हैं, हर पंक्ति की मात्रा बराबर होती है, तो वो छंद का स्ट्रक्चर होता है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा खुला होता है लेकिन लय कायम रहती है लय के साथ। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है जो गद्य में लिखी जाती है कविता। तो कविता का मूल तत्व जो है वो लय नहीं है। कविता का मूल तत्व जो है वो है सूक्ष्मता। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कह देने का नाम कविता है। अब ये लय अगर आ जाती है तो बड़ी बात हो जाती है। और लय कितने तरह से आती है। जिन कविताओं को हम समझते हैं गद्य में लिखी गई हैं, उनके भीतर लय होती है और लोग जानते नहीं उसको। जैसे अज्ञे की कविता है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। अब लोग समझते हैं छोटी बड़ी पंक्तियों में लिखी गई कविता है। नदी के द्वीप के शुरू में ही ये कविता आती है, लेकिन ये लय में लिखी है बाकायदा, और ये 7 मात्रा के ताल में तालबद्ध है। ये आप वो डब्बा उठा दीजिएगा, लाई मैं आपको इसकी ताल बता दूं। बहुत बता चुका हूँ कि कई उसमें है। दुख सबको मांझता है, यही पढ़ता हूँ कविता जो आपको सुना चुका हूँ। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। धीना धीना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये जो छंद है ना, 7 मात्रा का छंद है, ये 14 मात्रा का छंद है। ये मृदंग पे बजता है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारू, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम इति वदति तुलसीदास शंकर। धीना धीना धीना, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको। 1 2 3 1 2 3, ये वो ताल है। अब ये आप ये ना समझें कि बिना ताल के जाने आप कुछ भी कर लें। नहीं, यहाँ पर है जैसे सुरेश सैली जी थे, वो संगीत नहीं जानते थे लेकिन बहुत अच्छा कविता लिख देते थे। तो ये आपके अंदर ये अतिरिक्त गुण है? अतिरिक्त कोई गुण नहीं, ये कविता का ही गुण है, ये ज्ञान का ही गुण है। आप कहाँ से आए हैं बताइए? आप आए किस व्हीकल से आए हैं? गाड़ी से। गाड़ी से आए। इसमें कार्बोरेटर होता है जी। कार्बोरेटर में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, और पेट्रोल चाहिए जो जले। तो पेट्रोल आएगा, एयर आएगी, उसके साथ चिंगारी भी चाहिए, इग्निशन। तो इग्निशन और ऑक्सीजन और पेट्रोल, अगर वो तीनों सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगी। पेट्रोल आ गया, इग्निशन भी आ गया, और ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं आ रही, हवा के रास्ते में अवरोध हो गया तो धक 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 बंद हो जाएगी। हवा भी आ रही है और स्पार्क भी हो रहा है, लेकिन पेट्रोल के रास्ते में आ गया। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये जब तक तालबद्ध नहीं होगा तब तक आपकी
धक 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 गया। आज के समाज और देश के बारे में के संदर्भ में हम लोग बातचीत अगर करना चाहें जी। तो कार्बोरेटर की स्थिति क्या है आज के समय में? समाज और देश को समाज और देश क्या ऐसा है कि आपका अपने अगर हार्ट जो है उसकी लय बिगड़ जाएगी तो आपका हार्ट फेल होगा कि नहीं होगा? यह हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम जवाब पूछ रहे हैं आपसे। यह स्थिति क्या है? आपका अपना लय हृदय की बिगड़ेगी तो या तो आप सिंक हो जाएंगे या आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ये जो लय अगर बिगड़ जाती है, लड़खड़ाने आप जब लगते हैं तो मशीन भी नहीं उसको झेल पाती। मनुष्य तो क्या झेलेगा, दुनिया क्या झेलेगी। ये जो समय पर चीज़ का न मिलना, जैसे आप 80 करोड़ को मानते हैं कि भोजन खरीदने लायक वो नहीं है, ये चालाकी है, ये बहुत बदमाशी है एक बहुत बड़ी, कि तुम कुछ भी ना करो तुम्हें पैसे को भोजन दे देंगे, खा लो, पड़े रहो घर में। अगर उसके बच्चे को 0 से 5 वर्ष की उम्र तक पोषण नहीं मिलेगा, भोजन नहीं, दाल चावल नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको पनीर चाहिए, मक्खन चाहिए, अंडा चाहिए, फल चाहिए, ताज़ी सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए। मिलता है आपके बच्चे को? अनार है 250 रुपये किलो, सेब है 300 रुपये किलो, नहीं खिला पाते। हमारे घर में काम करने जो भाइयाँ आती हैं, देख के बहुत तकलीफ होती है। रोज़ 1 कप दूध उस बच्ची को मैंने कहा है कि तुम इसको पिला के घर से ले जाया करो, हम अपने घर में भूखी बच्ची नहीं देख सकते। बोले नहीं, खा के आई। मैंने कहा नहीं, दाल चावल खा के आइए, उससे उसकी भूख नहीं मिट रही बच्ची की। 1 कप दूध इसको पिलाया करो। आधा किलो दूध, नीचे काम करते हैं, छोटे बच्चे थे तब आधा किलो दूध भिजवा देता था। अब बच्चे सब बड़े हो गए हैं, आधा किलो दूध लेकिन उसका चल रहा है। हमारे घर में जो काम करती है बिटिया जी। मैं जानना चाहता था जी, टाइम से अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल। लय टूट जाएगी तो बच्चे मेंटली डेफिशिएंट हो जाएंगे, जो हो रहे हैं। जो साहित्य की स्थिति आज है, चाहे कविता हो, चाहे उपन्यास हो या पुस्तकें हो, बिक्री की स्थिति बहुत न्यूनतम हो गई है और अब सारा अध्ययन सोशल मीडिया, फेसबुक या व्हाट्सएप तक आ गया है। ऐसी स्थिति में आपके पूरे काम धाम का प्रसार या प्रचार या उनका समीक्षा कैसे की जाएगी? उसकी संभावनाएं कैसे खोजी जाएगी? कोई पढ़ना चाहता है क्या? यही तो पूछना चाहता हूँ। आपने कितने साल से कोई किताब खरीद के नहीं पढ़ी है? मैं तो साहित्य नियम की? से खरीदता हूँ। साहित्य की किताबें कितनी खरीदते हैं आप? कविताएं खरीदिए, कविता संग्रह कौन कौन से खरीदे मैं बताइए? तकरीबन 15 किताबें साल में एक बार पढ़ता हूँ। कविता संग्रह खरीदे आपने? नहीं, कविता मुझे बहुत रुचि का क्षेत्र नहीं। कविता तो श्रेष्ठ है साहित्य में। ये अपनी रुचि की बात है ना। रुचि क्यों नहीं है आपकी कविता में? ये हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम हो। किसकी रुचि है आपकी पहचान में जो कवि नहीं है लेकिन रुचि है, पाठक है वो? हमारे कई मित्र हैं जो पाठक है। दरअसल मैं उस प्रजातियों में से हूँ। कवि खुद अपनी कविता पढ़ता है, उसका दूसरा कोई आदमी नहीं पढ़ता। 600 का संग्रह छापते हैं, उसमें से 75% तो खपा देते हैं वो जहाँ बल्क परचेज होती है, स्कूलों की लाइब्रेरी में। हो सकता है ज़्यादा छापे, लेकिन बताते नहीं। प्रकाशकों का ये है कि वो 600 बताते हैं, इसमें से 100 कहते हैं कि बांट दी समीक्षा के लिए। 500 बची थी, उसमें से 300-400 वो 100 कभी खुद खरीद लेता है, बांटता रहता बेचारा। पैसा दे के छपवाता भी था। वो तो करते ही हैं। अब ये छोटे बेचारे नए लोग जो आ रहे हैं वो तो अपना पैसा देकर छपवाते हैं। ये शुरू से ही यही स्थिति थी? नहीं, शुरू से बेहतर थी स्थिति, हमारे ज़माने में बेहतर थी। हमने गेय को पढ़ा, धर्मवीर भारती को पढ़ा, और हाँ, लाइब्रेरी में जाके पढ़ा हमने। तो लाइब्रेरी उस ज़माने में था, कल्चर था लाइब्रेरी का। अब नहीं है। अब कौन लाइब्रेरी जाता है पढ़ने के लिए? कविता पढ़ने कोई लाइब्रेरी जाता है? साहित्य पढ़ने कोई लाइब्रेरी नहीं जाता। धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। 2 बातें हैं उसके अंदर। एक तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अंग्रेजी पढ़ेगा, हिंदी क्यों पढ़ेगा? हिंदी पे पढ़ा लिखा आदमी होता है। हिंदी पढ़े लिखे को कोई पढ़ा लिखा मानता है? अंग्रेजी में MA होते तो हम इन्हें पढ़ा लिखा मान लेते, हिंदी में क्या MA?
हिंदी के जो पत्रकार हैं उनको उनको मिलता है 50,000, तो अंग्रेजी के पत्रकार को मिलता है 2 लाख। पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी का माना जाता है भारत में, गुलाम है हमारी भाषा। हमारी भाषा में हिंदी नहीं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सभी भाषाओं का ये हाल है। तो उसमें माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो इंग्लिश मीडियम में जाए। वो अपनी मातृभाषा पढ़ता ही नहीं, और उसे पढ़नी पड़ती है, मजबूरी, हाई स्कूल तक पढ़नी पड़ती है। तो उन बच्चों से पूछेंगे तो 80% बच्चे कहेंगे कि हिंदी बड़ी खराब है और कैसे इसका जान छूटे हमारी। लेकिन फिर वहां दिक्कत है, काशीनाथ सिंह जब लिखते हैं काशी का 80, तो वो बहुत जबरदस्त चलती है, और उसको रोकने वाले जो नियामक संस्थाएं हैं वो बोलती नहीं है। वो सिर्फ साहित्यकार कहते हैं बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि बड़ी चर्चा होती है, हर पत्रिका में समीक्षा आ रही होती है, चर्चा हो रही होती है साहित्यकारों के बीच में। आप मोहल्ले में पूछ लीजिएगा। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो पाठक के तौर पर जब मैंने उसको किताब को देखा, उस पढ़ा काशीनाथ का उपन्यास, वो बहुत ही घटिया स्तर पर और बहुत ही जलील एटीट्यूड पर था। लेकिन उस पर जो बड़े आलोचक हैं, बोलते हुए नहीं, नामवर भी उस पर बिल्कुल खामोश है। नामवर सिंह के छोटे भाई सगे थे, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो भी नहीं बोले। बोलेंगे क्यों? उन्होंने तो उसको वो किया, उसको प्रमोट किया। तो खैर, ये साहित्य कोई पढ़ता नहीं। हमारे प्रश्न का जवाब आपने टाल दिया। क्या? हमारा कि नामवर सिंह ने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि उनका भाई था। अरे बढ़ाए, मतलब उनको बढ़ाते रहे वो बेचारे, उनके सगे भाई को, वो विरोध क्यों करेंगे? तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आलोचक होना ये अपने आप में भी एक फ्रॉड होता गया। साहित्यकार झूठ नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? तो वो अगर थप्पड़ खाएंगे तो हम भी थप्पड़ खाएंगे। ये जनता जो है हमारी, भारतीय जनता धार्मिक जनता है, बहुत सहनशील जनता है, और तो खुद ही कहा हुआ है कि भाई मैं तो इस दुनिया का आदमी हूँ नहीं, मैं तो ईश्वर का भेजा हुआ हूँ, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल हूँ मैं। तो उनको ये सब अधिकार है, प्रमाणित भी है। आप ग्रंथों को देख लीजिए, कृष्ण झूठ बोलते रहे, हमेशा झूठ बोला उन्होंने। जयद्रथ को मरवाया झूठ बोल करके, कह दिया शाम हो गई, अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया, खाटू को ही मरवाया। अब वो बेचारा बाहर आ गया तो अर्जुन से कहा मार दो इसको। अश्वत्थामा आता है, कहा जो वो, उन्होंने कहा नरोगा कंजरोगा, तो शंख बजा दिया। तो द्रोणाचार्य ने कहा बेटा मर गया, मैं क्या लड़ूँ, हथियार रख दिए। अर्जुन से कहा मार दो अपने गुरु, मार दिया। वो झूठ ही बोलते रहे वो। तो उन्होंने झूठ बोलने की परंपरा हमारे उसमें है, वही कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे उनसे उनका रिश्ता है। तो झूठ बोलने पे आप कैसे? और उसको हम इसलिए समझते हैं कि वो ईश्वरीय तत्व है झूठ बोलना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब। तो सफलता के लिए ये कपट और चोरी करना है बहुत जरूरी। हाँ बिल्कुल, आजकल तो यही है। और राम के समय में क्या था? हैं? अरे राम देखिए राम जो है, अगर लक्ष्मण ने सूप न खा के नाक कान काट लिए थे, तो रामलीला में पब्लिक हंसती है। जब वो चीखती है, चिल्लाती है, चारों तरफ विलाप करती है, तो पब्लिक हंसती है कि अच्छा किया, ये राक्षसी थी, इसके नाक कान काट लिए। अरे थी तो महिला, स्त्री थी, तुम इतने बलवान हो लक्ष्मण, तुम उसको काबू नहीं कर सकते थे? तुमने नाक कान काट लिया, हमेशा के लिए उसको विरूपित कर दिया। रावण ये काम कर लेता तो क्या होता? सीता के नाक कान काट के भेज देता कि जाओ, तब पब्लिक क्या करती? नाक कान काटना तो बड़ा अच्छा होता है ना, तालियां बजती हैं, बड़ा चिल्ला रही है एक स्त्री, तो नाक कान काट ली है, भीड़ हंसती है, और पब्लिक हंस रही थी, और सीता के नाक कान काट के भेज देता। मतलब पब्लिक को देखते कैसे हंसती। तो ये तो हमारी पब्लिक जो है बड़ी धर्मपरायण है और बहुत ही दुष्ट है। तो ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं, इसलिए धर्म पर मत जाइए, धर्म पर ज़्यादा जान। तो आदर्श और यथार्थ दोनों अलग अलग बातें हैं, उसको एक साथ जिया नहीं जा सकता। ये भारत की बात कर रहे हैं आप। नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, वहाँ तो पुलिस ही नहीं है, डिपार्टमेंट ही नहीं है। क्या करोगे? वो क्या करेंगे? पुलिस का करना क्या है भाई? जिसको जो बता देते हैं वैसा वो करता है कि भाई बाएं चलना है बाएं चलो, लाल बत्ती आती रुक जाना है तो रुक जाओ, तो रुक जाते हैं, तो तोड़ते ही नहीं कोई नियम कानून। पुलिस है ही नहीं भाई, सेना है ही नहीं बहुत से देशों में, क्या करिएगा? आपके पूरे जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? सफलता?
आप लोग हैं मेरी प्राप्ति। मेरे पास क्या है आप ये बताइए। मेरे पास कोई बड़ी संस्था जिसमें लोगों को हर साल सम्मानित करूं, हर साल 51,000 रुपये या 1.5 लाख रुपया पुरस्कार भी दे सकूं, वो तो मेरे पास है नहीं। कोई मैं कहीं का चीफ सेक्रेटरी नहीं रहा कि गवर्नर रहा कि मैं किसी बड़े बड़े भारी पद पर रहा। हाँ, तो मैं वो भी मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास है क्या देने के लिए? चाय पिलाई आपको इतने भर के लिए, तो भाई मैंने बड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग पास की और मेरी पेंशन मिलती है, तो उससे मेरा घर चलता है। आपकी निंदा भी लोग करते हैं, खूब लोग करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? निंदा करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। वो मेरे सामने करते नहीं और मेरे पास आके करते नहीं। कभी कभार छप जाता है कहीं, लेकिन उसके साथ बड़ी विचित्र बातें होती। अब क्या निंदा करते क्या हैं? मेरी तो किताबें भी नहीं हैं। मैंने 60 वर्ष की उम्र तक किताब नहीं छपवाई। निंदा क्या करोगे भाई? मेरी निंदा काहे बात की करोगे? मैं दौड़ में रहा नहीं कभी। मैं रिटायर हो गया था, आपको पता है, सन 2000 में मेरी किताब, मुझे बिना किताब के तो पहले सम्मान दिया गया। मेरी किताब नहीं थी। गिरिराज किशोर IIT में जब थे तो बड़े बड़े साहित्यकारों को, लेकिन जो वो कथाकार थे तो ज़्यादातर कथाकार, राजेंद्र यादव और श्रीलाल शुक्ल, उनके यहाँ गए। उनके यहाँ जो भी बड़ा साहित्यकार था, कमलेश्वर थे, जो भी थे बड़े साहित्य, कभी किसी को नहीं बुलाया उन्होंने, सिर्फ मुझे बुलाया। 1 महीने रखा वहाँ। जैसे कि वो दूसरे लोगों को, जैसे मतलब कृष्णा सोबती को 1 महीने उन्होंने बुला करके रखा, कमलेश्वर को 1 महीना बुला करके रखा। इसी तरह से उन्होंने 1 महीना मुझे बुला करके रखा। मुझे बड़ा कवि मानते थे और वो 5 साल तक एडवाइज़र रहे काहे के, साहित्य अकादमी के। मुझे नहीं मिला साहित्य अकादमी, और मुझसे कहते रहे हर साल, नरेश इस साल तुम्हारी किताब आ जानी चाहिए। मैंने कहा आ जाएगी गिरिराज जी, क्या करना है। उनके टाइम में किताब नहीं छपवाई मैंने। नरेश सक्सेना जी, साहित्य का जैसे खासतौर पे कविता, कथा और आलोचक जैसे लोग होते हैं, जब एक उनके साथ सम्मान से अगर बातचीत की जाए तो वो अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझ लगते हैं, और अगर उनके साथ थोड़ा दोयम स्तर पे बातचीत की जाए तो वो आपके साथ बहुत सम्मान करना शुरू कर देते हैं। आपको कैसा लगता है, ऐसा होता है? अब देखिए, दूसरों के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि नहीं, समाज उसमें जिया है आपने, उसी में ज्यादातर समय जो लोग बड़े हो जाते हैं इतना अहंकारी क्यों हो जाते हैं? अहंकारी क्यों हो जाती तो वो बताएंगे। आपने भी तो मेरे पास कुछ है नहीं है अहंकार के लिए, तो मैं क्या बताऊं। और मैं आप इसको बंद कर दें तो मैं कुछ बताऊं आपको। नहीं, देखिए तब बताइए, कोई दिक्कत हम नहीं लगाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, नहीं हटा देंगे। ऐसा है, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं रूस गया, मॉस्को में मेरी किताब रिलीज हुई। मॉस्को में बाइलिंगुअल हुई, और मॉस्को यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की जो शीर्ष, वो बड़ी उम्र दराज है, वो भी 70-80 साल की थी। उन्होंने कहा कि ये किताब हमारे लिए, क्योंकि इसमें रूसी भी है और हिंदी भी है। हम अपने बच्चों को जब हिंदी पढ़ाते हैं तो हमें अनुवाद की बड़ी दिक्कत पड़ती थी। हिंदी कविता का रूसी में अनुवाद कैसे करें? हमें तो अनुवाद की कराई कविताएं मिल गई हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा है ये। और भारतीय दूतावास में ये कार्यक्रम हुआ था। उस दिन के आगंतुक सभी लोगों का डिनर भारतीय दूतावास में हुआ था। उसमें रूसी मॉस्को विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के और दूसरे विभागों के तमाम शोधार्थी, बच्चे, टीचर्स मौजूद थे। वहाँ के जो मॉस्को के हिंदी प्रेमी हैं वो सारे के सारे मौजूद थे, संस्थाएं मौजूद थीं। एक भी फ़ोटो आपने देखा क्या कि मैं मॉस्को गया था और मॉस्को मेरी किताब विमोचन हुआ? नहीं है, मैं डालता ही नहीं। आज तक मैंने अपनी कोई कविता फेसबुक पर नहीं डाली। क्या डालना है उसमें, क्या रखा है? अब आप कह रहे हैं कि आप भी नहीं डालते, आप भी नहीं डालते तो मैं डाल दूंगा। मैं लिख दूंगा कि भाई कुमार स्वामी आए थे, कह रहे थे आप आपके भागी हैं, आप डालते नहीं, मैं डाल देता हूँ। सब इकट्ठी डाल दूंगा, रोज़ डालूंगा। एक पूरा यूरोप घुमा है मैंने। मतलब ये कि मैं न्यूयॉर्क गया, बर्लिन गया और
कौन से शहर नहीं गया, हंगरी में बुडापेस्ट गया, इसमें ये जो चेकोस्लोवाकिया गया, पूरी दुनिया घूमा हूँ मैं, रोम गया हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई फ़ोटो नहीं डाला कि मैं रोम में खड़ा हूँ, ये देखिए फ्रांस में गया, पेरिस में एफिल टावर के सामने खड़ा हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी आपको जीवन में कब मिली? रोज़ मिलती है, रोज़ मिलती है। रोज़ सुबह उठता हूँ कि आज का जीवन भी सुबह मिली है आज जीवन में। हाँ, पोता आता है जगाते हुए, बाबा उठो बाबा उठो। तो खुशी ही खुशी है। दुख होता है तो जब खबरें पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तो दुख होता है। अक्षमता या असफलता का बोध कहाँ पर होता है? देखिए, सफलता का कोई अंत नहीं है। दुनिया में इतने सफल लोग, इतने बड़े लोग हुए, उनके सामने मैं चींटी की तरह हूँ। मेरा क्या अस्तित्व है? किसी क्षेत्र में मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? मतलब ये आप देखिए, दुनिया में लोगों ने क्या क्या कर दिया है। एक छोटी बच्ची थी, उसकी माँ जो थी वो पहाड़ों पे चढ़ती थी, तो उसके पिता नहीं थे। तो जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसको तो पता था कि पिता ऊपर है, तो उसने कहा मैं भी पहाड़ पे चढ़ूँगी। अरे बोले, वहाँ बर्फ़ होता है और बड़ा मुश्किल होता है। बोले नहीं, मैं तो चलूँगी। तो बोले क्यों इतना जिद कर रही चलने की? बोले वो ऊपर पापा है ना। तो बोले तू देख थोड़ी पाएगी, तो बहुत ऊंचाई पे। बोले वो बड़े हैं, वो तो देख लेंगे मुझे। वो चढ़ गई, जो किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, उस पर वो छोटी बच्ची, इसमें बड़े बड़े लोग नहीं चढ़ पाते हैं, वो छोटी बच्ची चढ़ गई। मेरे पिता मुझे देख, क्या अचीवमेंट है लोगों के। आप देखिए, रेस हो रही है, ओलंपिक की रेस हो रही है, और वो दौड़ रहा है, नंबर 2 पे दौड़ रहा है, और नंबर 1 पे जो आ रहा है वो गलती से जहाँ फिनिशिंग लाइन थी उससे एक कदम पहले रुक गया कि मैं आ गया। और ये पीछे वाला चिल्ला रहा है कि आगे बढ़ आगे बढ़, लेकिन उसकी भाषा नहीं समझ रहा। अब इसको एक कदम रह गया है कि ये ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाला था, वो रुक गया, उसने धक्का दिया अपने आगे वाले को, आगे जा, उसको गोल्ड मेडल छोड़ दिया। क्या क्या लोग हुए हैं दुनिया में, हम क्या हैं उनके सामने? हमने क्या छोड़ दिया? ये बड़े बड़े लोग दुनिया में, हर फील्ड में बड़े लोग होते हैं। हम काहे का अहंकार करें? संवेदनशील और भावुकता होना बहुत जरूरी है जीवन में। उसके बिना तो रोबोट हो जाएंगे आप। हाँ, भावना के बिना तो मनुष्य होता नहीं, तो भावना तो मनुष्यों में ही होती है। तो वही है कि जो न्यूटन का गति का पहला, दूसरा, तीसरा नियम है, सब लागू होते हैं वस्तुओं पर, मनुष्यों पर लागू नहीं होते, और मनुष्य जैसा चाहता है वैसा करता है। काहे का इनकार करें, काहे का अपने को क्या माने? दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किए, छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़े काम किए, हमने कुछ नहीं किया। तो ये हैं नरेश सक्सेना जी। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे लोगों के साथ, तकरीबन दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लेके कुमार सौगिर को इजाजत दीजिए।